2018 में मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मौकफ था कि किसी को हलफ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि धांधली हुई है। आज मौलाना का ये मौकफ नहीं है कि हलफ नहीं उठाना चाहिए। आज तो वो हलफ उठाने के लिए तैयार है। उसके बाद से हमने एक सियासतदान को बतौर अपोजिशन भी ट्राई किया है और बतौर वजीर आजम भी ट्राई किया है। वो सियासी लड़ाई खत्म नहीं कर सका। बतौर अपोजिशन भी वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था और बतौर वजीर आजम भी वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैं अकेला ही इस मुल्क में मोमन और अच्छा बच्चा पैदा हुआ हूँ और बाकी सब जो है वो गलत और गंदे बच्चे हैं। तो एक मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिसमें आप बाकी किसी से बात ना करें और अकेले खुद को ही ठीक समझने लग जाएं। सियासत और जमहूरियत में जो आदमी एक सीट भी जीत के आता है उसके पास अवाम का एतमाद मौजूद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूक और आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किया है मिर्जा सुहरावर्दी साहब। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारी मुल्क की जो सिचुएशन है, इलेक्शन हुए हुए, नतीजा आए हुए कई दिन गुजर चुके हैं और हम हैं कि एक हुकूमत साजी करने में नाकामयाब। मौलाना साहब कल से खबरों में हैं। उनकी सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने के ऊपर अदम एतमाद का वोट लाया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जहां नाराज हैं, उससे पहले आपने देखा जमाती इस्लामी भी बहुत नाराज है और जिनको लाया गया था उनको भी अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। तो आप मुझे बताएंगे सर कि अब इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस कि वो सड़कों पर आने वाले हैं, किस हद तक कामयाब होगा? देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि जब तमाम जमातों ने पार्लियामान में बैठने का ऐलान कर दिया, जब तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा कि वो जाके वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लेंगे और उमर अयूब को नामजद कर दिया, पंजाब में असलम इकबाल को नामजद कर दिया, केपी में गंडापुर को नामजद कर दिया, बलूचिस्तान में एक और नामजदगी की, वो चाहे गलत साबित हुई, तो टेक्निकली उन्होंने जो इंतखाबी नताइज हैं उनको कबूल कर लिया। अगर आप इंतखाबी नताइज को कबूल करते हैं तो आप इस पार्लियामान में आके बैठ रहे हैं ना। अगर आपको कबूल ना होते तो आप कहते हैं हम इस पार्लियामान में नहीं बैठते, हम हलफ नहीं उठाएंगे जब तक आप नताइज ठीक नहीं करेंगे, हम इस जाली पार्लियामेंट को नहीं मानते। 2018 में मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मौकफ था कि किसी को हलफ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि धांधली हुई है। बिल्कुल। आज मौलाना का ये आज मौलाना का ये मौकफ नहीं है कि हलफ नहीं उठाना चाहिए। आज तो वो हलफ उठाने के लिए तैयार है। अब कोई जीत गया है, कोई हार गया है, किसी को अपनी हार जो है वो नाजायज लग रही है, किसी को अपनी जीत जायज लग रही है, तो ये जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान में या साउथ एशिया में हारने वाले बहुत कम अपनी हार मानते हैं और जीतने वालों को कबूल करते हैं। लेकिन टेक्निकली जब आप निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं और आप निज़ाम में कॉपरेट करने लग जाते हैं तो आपने सब कुछ कबूल कर लिया होता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई नताइज को कबूल नहीं कर रहा या कोई नताइज, अभी किसी ने सड़क पे आने की कॉल भी नहीं दी है। सर, मौलाना मौलाना की कोई फजल कॉल। रहमान साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने ये कॉल दे दी है। मतलब आपने देखा होगा कि उनके कितने इंकशाफात भरे इंटरव्यू सामने आ रहे हैं और हत्ता कि उन्होंने ये बात भी कह दी हुई है कि अगर उनको उनके हक जो हकूक ना मिले तो वो सड़कों पर भी आएंगे और दोबारा री इलेक्शन की कॉल की तरफ भी जाएंगे। अभी कोई टेक्निकली कॉल नहीं है। आपके ठीक है। पास कोई तारीख है कि मौलाना इस्लाम ने इस्लामाबाद मार्च की कोई तारीख दे नहीं, दी है? तारीख नहीं दी, लेकिन जो तारीख इंटरव्यूज दो। हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ऐसी कोई तारीख अगले 5 साल ना दें। ट्रू। वो निजाम में बैठ रहे हैं। अभी देखें, उनके पास उनके दो बड़े मसले हैं। जी। एक, उनके पास केपी की गवर्नरशिप है। उनका समधी केपी का गवर्नर है आज की तारीख में। ठीक है। ठीक है, और वो केपी का गवर्नर तो पीडीएम ने लगाया था, को पीटीआई ने तो उस केपी के गवर्नर पे हमेशा इतराज ही किया है। एक, बलूचिस्तान में उनके पास 11 सीटें हैं और वो वजीर आला लेने की पोजीशन में है। अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाए तो वो उन्हें हुकूमत बना लेते हैं, अगर नून साथ मिल जाए तो वो हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन उनके साथ कोई मिल नहीं रहा। लिहाजा वो अभी अपना वजन बना रहे हैं कि उनको केपी और बलूचिस्तान में क्या मिल सकता है। अगर पीटीआई भी उनके पास गई है, तहरीक इंसाफ भी बात करने है, तो तहरीक इंसाफ भी उनको कोई चीज ऑफर करेगी तो वो साथ चलेंगे ना। सियासत है। बिल्कुल। सदका खैरात तो नहीं है कि वो कोई डोनेशन लेने गई है। हम देखते हैं कि टेबल पे तहरीक इंसाफ के पास क्या है जो वो केपी में मौलाना को ऑफर कर सकते हैं। क्या मौलाना को वजारतें दे देंगे वो अपने साथ? क्या मौलाना को केपी असेंबली की स्पीकरशिप दे देंगे? क्या वो किसी जिमनी इंतखाब में मौलाना को केपी से लड़ाने की बात कर लेंगे? मतलब ये सियासी ताउन क्या होगा?
गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। देने वाली पोजीशन में ज्यादा पीडीएम है या ज्यादा पीटीआई है। तो ये अभी अगले चंद दिनों में मौलाना अपना सियासी वजन बढ़ा रहे हैं, और उस सियासी वजन के नतीजे में वो दोनों तरफ बात कर रही हैं। पीटीआई ने भी उनसे बात की है, जिससे उनकी बाइंग पावर और बढ़ गई है। पीडीएम भी उनसे बात करेगी। देखना है कि बलूचिस्तान में क्या बनता है, और देखना है कि केपी में क्या बनता है, उसके नतीजे में कोई डील होगी। पर मुझे नहीं लगता कि मौलाना को बहुत सड़कों पर आने की बात कर रहे मौका हैं। मिला। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब मौलाना के स्टांस के बाद सोशल मीडिया के ऊपर तो सादिक और अमीन बन चुके हैं, जैसे कि पहले भी थे। आपको लगता है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, अब आजाद उम्मीदवार की मंडी लगी हुई है, इस मंडी के नतीजे में भी मुस्लिम लीग नून के हाथ में वो आएगा जिसके लिए उसे बुलाया गया था? शहबाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं, मरियम नवाज वजीर आला तो पंजाब बन रही शहबाज हैं। शरीफ को वजीर आजम बनाना पहले भी कैसा था? 18 महीने का एक्सपीरियंस है हम लोगों का। क्या हर बार एक बोझ से शहबाज शरीफ साहब पे ही डाला जाएगा? मेरे ख्याल में उन 18 महीने का आप वजन सारा शहबाज शरीफ पे नहीं डाल सकते। उस वक्त मुल्क एक सियासी बहरान का शिकार था। इमरान खान साहब ने दो लॉन्ग मार्च किए, दो हुकूमतें तोड़ी। आप बात समझे। और मुल्क में सियासी लड़ाई और सियासी दर्जा हरारत इतना ऊपर था कि कोई काम हो ही नहीं सकता। फिर पंजाब उनके पास नहीं था, सब कहते थे कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है, कोई सूबा उनके पास था नहीं, कोई सूबा उनकी बात मानता नहीं था। तो वो एक मुश्किल वक्त था, आप समझे। इस बार पंजाब उनके पास होगा, जो 56% पाकिस्तान है, और सिंध भी उनके साथ चल रहा होगा, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत होगी। तो वो ज्यादा बेहतर हालात में आपको शहबाज शरीफ काम करते नजर आएंगे बनिस्बत उन 18 माह के। ये ज्यादा मुस्तहकम शहबाज शरीफ होगा बनिस्बत उन 18 माह। बिल्कुल सही सर। अब सवाल सर मेरा ये है कि आपके मुताबिक ये जो गवर्नमेंट बनेगी वो बेहतर कारकर्दगी करेगी, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही है मेन स्ट्रीम पर भी और सोशल मीडिया पे खास करके, कि ये जो बंदर बांट बंधा हुआ है, लोगों को जो बांटी जा रही हैं सीटें, ये गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब मेरा सवाल ये है कि अभी एक पार्लियामेंट पार्लियामेंट साजी हुई नहीं, कोई अपनी जगह पर आया नहीं। जब पहले ही नीयत गंदी है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक आम आवाम की अगर बात कर ली जाए, तो आप जान रहे हैं कि जानते ही होंगे कि एक आम शख्स की जिंदगी में कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म कब मिलेगा जहां पर कम से कम एक गरीब आदमी अपने आप को सिक्योर पाकिस्तान में फील करे? देखिए, जो पाकिस्तान में महंगाई है वो मेरा और आपका दोनों का मसला है। बिल्कुल। अब महंगाई कम करने के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, और सियासी लड़ाई का दर्जा हरारत कम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब सियासी लड़ाई तो तब ही कम होगी जब सियासतदान ये समझेंगे कि उनकी लड़ाई से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अगर कोई सियासतदान अपने सियासी मफाद को पाकिस्तान से ज्यादा अफजल समझेगा, तो फिर पाकिस्तान में सियासी लड़ाई जारी रहेगी। हम पाकिस्तान में एक दिन में यहाँ नहीं पहुंचे हैं जहां हम आज हैं। देखिए, हम 2014 से पाकिस्तान में सियासी लड़ाई का शिकार है। बिल्कुल। जब पहला धरना हुआ 129 दिन का, उसके बाद से हमने एक सियासतदान को बतौर अपोजिशन भी ट्राई किया है, और बतौर वजीर आजम भी ट्राई किया है, वो सियासी लड़ाई खत्म नहीं कर सका। बतौर अपोजिशन भी वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था, और बतौर वजीर आजम भी वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैं अकेला ही इस मुल्क में मोमन और अच्छा बच्चा पैदा हुआ हूँ, और बाकी सब जो है वो गलत और गंदे बच्चे हैं। तो एक मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिसमें आप बाकी किसी से बात ना करें और अकेले खुद को ही ठीक समझने लग जाएं। सियासत और जमहूरियत में जो आदमी एक सीट भी जीत के आता है, उसके पास अवाम का एतमाद मौजूद होता है। वो वोट लेके आता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं फलां से बात नहीं करूंगा, आप जमहूरियत की नफी करते हैं। जब आप बतौर वजीर आजम कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो आप टेक्निकली आप जमहूरियत की नफी करते हैं, और आप पाकिस्तान का नुकसान करते हैं, आप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हैं। मेरे ख्याल में वो जमात ने कल मौलाना फजल रहमान के दर पे हाजिरी दी है, घुटने टेके हैं। तो उनको अपने अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान में वो अकेले अब कुछ नहीं कर सकते।
वो सियासी तौर पे ऐसी मझधार में फंस गए हैं कि मुझे लगता है कि जल्द ही, आज नहीं तो 6 माह बाद, साल बाद, वो जाती उमरा भी मौजूद होंगे और लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की कब्र पे भी मौजूद होंगे, क्योंकि अकेले सियासत करने के लिए वो जिस बंद गली में पहुंच गए हैं, जिस बंद गली से निकलने का रास्ता उन्हें सियासतदान ही देंगे, कोई जर्नैल नहीं दे सकता। लेकिन सर ये जो इलेक्शन है आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे हुए जैसे हमेशा होते हैं, और आपके तजज़िये से मुझे ये बात साबित हो रही है कि जैसे आपके लिए पीटीआई या इमरान खान की जितनी भी हुकूमत है उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। जी, मैं समझता हूं कि इमरान खान के पास बेहतरीन वक्त था और उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है सियासी लड़ाई से। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को सियासत में इतना मुलव्वस कर दिया है कि आज हम उनको इसमें से नहीं निकाल सकते। उन्होंने डीजीआईएसआई के जरिए पाकिस्तान की सियासत को चलाने की जो कोशिश की है, जनरल फैज के जरिए, उसके जरिए अब डीजीआईएसआई को सियासत से निकालना अमली तौर पे इस वक्त नामुमकिन है। और ये जो डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ के जरिए इक्तदार में आने का रास्ता इमरान खान ने बनाया, उस आज भी वो क्या कहते हैं, आज भी वो कहते हैं कि मुझसे पिंडी वाले बात नहीं कर रहे। आज भी वो क्या कहते हैं, कहते हैं मेरे से गेट नंबर 4 वाले गुफ्तगू नहीं कर रहे। उनका गिला क्या है? उनका गिला ये है कि बाजवा न्यूट्रल हो गया और बाजवा ने कहा कि जो तुम्हारे साथ होता है हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। उनका गिला क्या है कि आसिम मुनीर मेरा फोन नहीं सुनता, मुझसे मिलता नहीं है। तो एक आदमी जो हर वक्त फौज की तरफ देखता रहता है अपने इक्तदार के लिए, जो हर वक्त फौज से इक्तदार मांगता रहता है, उसकी सियासत और जमहूरियत को हम कैसे ठीक कह सकते हैं? सही सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो शख्स फौज की तरफ देखता रहता है उसकी सियासत को कैसे ठीक करें, लेकिन जो उन्होंने आवाम को शऊर दिया हम उसको किस तरह काउंटर करेंगे। आपने देखा है कि वोटर गया तो उसने एक दूसरे को एजुकेट किया, बनना ना होने के बावजूद उन्होंने बताया कि उन्होंने किस एक दूसरे को एजुकेट किया कि कौन सा निशान है भाई, किसको वोट करना है, और आपने रिजल्ट देखा। फिर आपने ये भी देखा कि रिजल्ट को किस तरह से तब्दील किया जा रहा है। मेरा टिल्ट पीटीआई की तरफ नहीं है, लेकिन मेरा टिल्ट इस बात पे जरूर है कि ना चाहते हुए भी स्टैब्लिशमेंट हो या हमारे सियासतदान हो, हमने इमरान खान को खेलने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया था, जिसकी वजह से अब मुल्क के 10-15 साल स्टेक पे लग चुके हैं और एक आम पाकिस्तानी के पास जीने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पिछले जो 2018 के इंतखाबात थे ना, उसमें नतायज 66 घंटे में आए। जी आरटीएस बैठ, जी इन इंतखाबात में नतायज 36 घंटे के बाद आई हैं। जी ठीक है ना? तो जिस तरह 2018 के इंतखाबात बड़े क्रेडिबल थे और उसके बाद इमरान खान वजीर आजम बन गए थे, इस तरह 2024 के इंतखाबात 2018 की निस्बत तो ज्यादा क्रेडिबल है कि 36 घंटे में नतायज आए हैं। अगर 2018 के इंतखाबात में आपको सब लोगों का पीटीआई ज्वाइन करना, फौज के जरिए जनूबी पंजाब महाज बनाना जमहूरी था, तो आज भी जमहूरी है। इमरान खान के साथ ऐसा कौन सा जुल्म हुआ है जो उसने दूसरों के साथ नहीं किया? क्या सेनेट में नून लीग के लोगों के साथ उम्मीदवारों से निशान नहीं छीना गया था? जी देखिए, ये अगर बात इमरान खान को समझनी होगी कि जो जुल्म उसने किए हैं वो उसके साथ हुए हैं, तो ये मकाफात अमल है। कोई नई चीज तो इमरान खान के साथ हुई नहीं। अपने मुखाल उन्होंने ये गाना कोई सियासी जमात बना सकती है कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला? आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट स्टॉप भी अडयाला है? मतलब सही जिसकी है। इलेक्शन का पेन का गाना ये है नेक्स्ट स्टॉप पटियाला, तो आपको इस सियासत में समझ होनी चाहिए कि आपका भी नेक्स्ट स्टॉप पटियाला है। गाएं अपने लिए वो गाना पटियाला में बैठ के, आप नेक्स्ट स्टॉप पटियाला, किसी ने रोका है? मतलब आप नहीं, सियासत वो करें जो जो हकीकत पर। जब आप दूसरे को तबाह करने की सियासत करेंगे तो आप खुद तबाह हो जाएंगे। यानी कि खान साहब ने मारने तबाह की वाले, सियासत की। एक बात आप समझे, एक बात आप समझे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अगर आज मुल्क में दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आ गई है और इमरान खान जेल में 31 साल कैद काट रहा है, तो ये जान लें कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। वो सबको मारने के लिए निकला हुआ था, खुद मर गया है। यानी कि आपको लगता है कि इमरान खान को जितनी सजा हुई है वो कंटिन्यू होगी, खान साहब को सजा भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि एक खबर तो है मेरे पास कि फौज से मदद मांग रहे हैं इमरान खान बार बार ताकि उनकी सजा को कम कर दिया जाए, लेकिन ये एक खबर ही है, इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा रिलाई नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि 2024 जो है ना, वो सजाओं का साल है। इमरान खान पर 100 से ज्यादा मुकदमात हैं।
बाकी मुकदमात में भी सजाएं हो जाएंगी। ये सजाओं का इंतखाबात हो गए, अब सजाओं की बारी है। बिल्कुल ठीक। तो सर ये जो गवर्नमेंट है जो बनकर सामने आएगी, असम्बलियां चलेंगी, क्या ये अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी, या अब जो तजर्बा होने जा रहा है वो किसी भी वक्त कोलैप्स करेगा? मुझे नहीं लगता कोलैप्स करेगा। आपको नहीं लगता कोलैप्स करेगा? बहुत खूब सर। मेरा सर पहले भी एक सवाल था कि इमरान खान के पास में एक ताकत है अवाम की। अवाम को किस तरह से एजुकेट किया जाए कि उनको ये बात मालूम हो कि उनके मफाद में उनका वोट कहाँ जाना चाहिए? तो सियासी जमातों की परफॉर्मेंस बताएगी। अगर ये हुकूमत अच्छा काम करेगी तो अगली दफा कोई इमरान खान का नाम नहीं ले रहा होगा, अगर बुरा काम करेगी तो लोग ले रहे होंगे। सर आपके मुताबिक जो एक नई जमात आईपीपी सामने आई है, अलीम खान साहब ने तो सियासत करनी शुरू कर दी, उन्होंने बहुत पैसा लुटाया, वो भी छतरी के नीचे आ गए नवाज शरीफ की। लेकिन जहांगीर तरीन ने अचानक क्विट कर दिया आफ्टर राइट आफ्टर इलेक्शन। आपको क्या लगता है ऐसा क्या दिल बर्दाश्ता काम हो गया कि उन्होंने इनकार ही कर दिया कि मैंने सियासत नहीं करनी? देखिए, अलीम खान मुस्लिम लीग नून को ज्यादा कबूल थे जहांगीर तरीन की निस्बत। आप देखिए, अलीम खान को लाहौर से एमएनए और एमपीए दोनों सीटों पर एडजस्टमेंट दी गई, बिल्कुल। लेकिन जहांगीर तरीन को लोधरा से नहीं दी गई थी, जो उनकी आबाई सीट। मुझे ये लगता है कि और जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं, उनकी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल। दोनों की कोई कच्ची तस्वीर और कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लिहाजा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन की मुस्लिम लीग नून में वो कबूलियत नहीं थी जो अलीम खान की है। और जहांगीर तरीन को ये बात समझ आई कि उनका आगे को पॉलिटिकल रोल बन नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने दोबारा एटीएम अलीम बनने खान से को इनकार क़यादत दे कर दिया दिया। और खुद पीछे हट गए। नहीं, उनके एटीएम की जरूरत ही नहीं थी इलेक्शन में। मतलब उनके उनके जहाज और उनके हेलीकॉप्टर्स की नवाज शरीफ को जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अगर होते तो इलेक्शन में यूज कर लेते, उनको सीट दे देते लोधरा की। जिन चीजों की इमरान खान को जरूरत थी, जहांगीर तरीन की दौलत और पैसे की, उन चीजों की इमरान नवाज शरीफ को जरूरत नहीं है। तो सर यहाँ पे नवाज दो शरीफ मुद्दे सामने आए मेरे। एक ये सामने आया कि इस वक्त अगर खान साहब बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स हो रहे हैं, उनके पास एटीएम मशीन नहीं है। और एक बात ये सामने आई कि मैं हमेशा से ये फील करती थी कि आईपीपी बनकर तो सामने आ गई, लेकिन ये किसी भी वक्त दो धड़ों में तकसीम हो जाएगी। तो एक धड़े ने अपना वजूद ही खत्म कर दिया। तो आपको क्या लगता है आईपीपी का क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि फिरदौस आशिक अमान साहिबा के बारे में आपने देखा है कि वो कितनी अग्रेसिव है। उन्होंने इलेक्शन के दिनों में भी एक बात की जो बजाते खुद एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी कि मैं एक ब्रांड हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, मैं जीत जाऊंगी। फिर राइट आफ्टर इलेक्शन आपने देखा कि उन्होंने किस तरह एक मर्द को थप्पड़ रसीद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको बुलाया गया, लेकिन ये रस्म और रिवाज कब बदलेंगे सर? के फिरदौस आशिक अवान ने मुस्लिम लीग नून के बारे में बहुत ज्यादा बुरी जुबान इस्तेमाल की हुई है, जैसे कि फयाजुल हसन चौहान ने की हुई थी और लोगों ने की हुई थी। तो उनके लिए सीट एडजस्टमेंट मुश्किल थी, उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो जिनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई उनके लिए जीतना मुश्किल था, क्योंकि जीतना तो आपने नून लीग के वोटों का था। तो मुझे उनका आगे सियासी कैरियर को इतना अच्छा नजर नहीं आता है, और मुझे लगता है आईपीपी का हाल काफ लीग वाला होगा कि जिनकी पक्की सीटें हैं चौधरियों की, ये वो अपनी पक्की सीटें निकाल लेंगे और वो खड़ी रहेगी पार्टी। इसी तरह जिन आईपीपी में जिन लोगों की पक्की सीटें हैं वो तो निकाल लेंगे, जिनकी पक्की सीटें नहीं है उनका कैरियर मुझे कोई ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। उनके लिए चॉइस होगी कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। उनके लिए चॉइस होगी कि वो इमरान खान के पास वापस चले जाएं, लेकिन क्या इमरान खान उनको रखेगा, ये मुझे नहीं। अच्छा सर, एक आम पाकिस्तानी जो नया नया जवान हो रहा हो, जिसका आईडी कार्ड बन रहा हो, उससे अब किस सियासी जमात का हिस्सा बनना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए उसको। अब सियासी जमातों को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना चाहिए, बयानिए की बुनियाद पर नहीं। सर आखिरी सवाल ये करूंगी कि हमेशा ये बात की जाती है कि 1971 में पाकिस्तान टूट गया और आज तक जुड़ नहीं सका। इसका कसूरवार कौन है? इसकी कसूरवार सियासी महादराई थी और पाकिस्तान की फौज थी। जब मुल्क के अंदर लड़ाई होगी तो दुश्मन फायदा उठाएगा। जब मुल्क जिस घर के अंदर लड़ाई होगी उस घर के दुश्मन जो है फायदा उठाएंगे। हम यही कह रहे हैं कि सियासतदानों को तब भी मुजीब और भुट्टो अगर इकट्ठे बैठ जाते तो शायद ये मामला ना होता और फौज एक्शन ना करती। फौज ने तो सियासी लड़ाई का फायदा उठाया।
फौज हमेशा सियासतदानों की लड़ाई का फायदा उठाती है। आज जो सब सियासतदान फौज के मोहताज हैं वो इसलिए कि सियासतदान आपस में लड़े हुए हैं। अगर आज सियासी लड़ाई आपस में तय हो जाए तो फौज से कोई बात भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपनी आपस की लड़ाई खत्म करनी चाहिए। उससे मुल्क भी मजबूत होगा और फौज का सियासी किरदार भी खत्म होगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके तर्जिए से मेरा मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि पॉलिटिशियंस को अपनी अना को खत्म करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान किसी आखिरी मकाम तक या तरक्की की पहली मंजिल तक जाएगा। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए।